बिहार सामान्य ज्ञान सेकेंड एडिशन का बुक है ये, ठीक है। ये रोशन आनंद सर ब्यूटी जहाँ का बुक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। बिहार से जितने सारे एग्जाम है, अगर उसमें देखा जाए तो बिहार से जो भी पूछा जाता है तो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, बिहार की प्रमुख योजनाएं, ठीक है। बिहार की प्रमुख योजनाएं के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। सॉरी, बिहार की योजनाएं नहीं देखेंगे, बिहार कला एवं संस्कृति के बारे में देखेंगे। योजनाएं हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बिहार की कला एवं संस्कृति, चैप्टर नंबर 10, बिहार कला एवं संस्कृति। चलिए देखते हैं। बिहार में मौर्यकालीन स्थापत्य कला, बिहार में मौर्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में। जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियों में मौर्यकालीन स्थापत्य कला के अद्भुत अवशेष देखने को मिलते हैं। जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियों पर मौर्यकालीन स्थापत्य कला के अद्भुत अवशेष देखने को मिलते हैं। पटना के दक्षिण भाग में कुम्हरार में मौर्यकालीन विशाल कक्ष के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें 80 स्तंभ थे, जिसमें कितना स्तंभ थे? 80 स्तंभ। पटना के दक्षिण भाग में कुम्हरार में मौर्यकालीन विशाल कक्ष में अवशेष मिलते हैं, जिनमें 80 स्तंभ थे। अशोक द्वारा निर्मित 4 स्तंभ लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, पश्चिमी चंपारण बसाढ़ वैशाली में है, रामपुरवा जो कि पूर्वी चंपारण में है से प्राप्त है। इनका निर्माण चुनार के धूसर बालू के पत्थर से किए गए हैं। अब पटना से मौर्यकालीन यक्षों की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। अभी तक इसे कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। यानी पटना से मौर्यकालीन यक्षों की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। अभी इसे कहाँ रखा गया? कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। अब लोहानीपुर पटना से 2 जैन तीर्थकार की नग्न मूर्तियां मिली है। इनका निर्माण जैन शैली की कायोत्सर्ग मुद्रा में की गई है। अब पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे यक्षिणी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे यक्षिणी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण आजीवक संप्रदाय एवं बौद्ध भिक्षुओं के लिए करवाया गया है। अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण आजीवक संप्रदाय एवं बौद्ध भिक्षुओं के लिए करवाया गया है। अब है गुप्तकालीन स्थापत्य कला। गुप्तकाल में महाबोधि मंदिर गया, मंडलेश्वर मंदिर कैमूर का निर्माण करवाया गया था। गुप्तकाल में महाबोधि मंदिर गया, मंडलेश्वर मंदिर कैमूर का निर्माण करवाया गया था। अब गौतम बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची मूर्ति सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुई है, जिसका निर्माण गुप्त काल में किया गया। जिसका निर्माण कहाँ किया गया? गुप्त काल में किया गया है। अब कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। अब पालकालीन स्थापत्य कला। पाल युग में पत्थर एवं कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ है। अब देवपालकालीन कांस्य की मूर्तियां नालंदा से प्राप्त हुई है। देवपालकालीन कांस्य की मूर्तियां नालंदा से प्राप्त हुई है। कुकरियार गया में भी इस काल के कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई है। कुकरियार गया में भी इस काल के कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई है। धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की गई थी। यानी धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भागलपुर की स्थापना की गई थी। पाल युग में पत्थर की मूर्तियों की कलात्मक सुंदरता उत्तम उदाहरण है। ये संथाल परगना एवं मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त बैसाल्ट पत्थर की बनी हुई है। अब सराय स्थल नालंदा से पालकालीन भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। यानी सरायकाल नालंदा से पालकालीन भित्ति चित्र
प्राप्त हुई है। अब मध्यकालीन स्थापत्य कला। बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा तुर्ककालीन स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा तुर्ककालीन स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। सासाराम में स्थित शेरशाह, हसन खां और इस्लाम शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का एक उत्तम उदाहरण है। शेरशाह का मकबरा कृत्रिम झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर निर्मित है, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं एवं इसके छत पर एक भव्य गुंबद के रूप है। इसके छत पर क्या भव्य गुंबद के रूप है। अब मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा मुगल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा मुगल स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। 1617 ईस्वी में सूबेदार इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित इस मकबरे लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। यूरोपीय कालीन स्थापत्य कला। यूरोपीय कालीन स्थापत्य कला। पटना में स्थित पटना कलकरी भवन एवं पटना कॉलेज भवन का निर्माण हॉलैंड शैली में किया गया है। पटना में स्थित पटना कलेक्टरी भवन में पटना कॉलेज भवन का निर्माण हॉलैंड शैली में किया गया है। पादरी की हवेली। पादरी की हवेली पटना सिटी और बांकीपुर चर्च की इमारतें गॉथिक शैली में निर्मित है। पादरी की हवेली पटना सिटी और बांकीपुर की इमारतें गॉथिक शैली में निर्मित है। पटना उच्च न्यायालय पटना सचिवालय एवं राजभवन के निर्माण यूरोपीय पूर्ण जागरण काल की शैली में प्रारंभ दिखता है। पटना उच्च न्यायालय पटना सचिवालय एवं राजभवन के निर्माण में यूरोपीय पूर्ण जागरण काल की शैली का प्रभाव दिखता है। अब बिहार में चित्रकला। बिहार में चित्रकला के बारे में देखते हैं। मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला को ही मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला को ही मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला का निर्माण मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे महिलाओं का चित्र शैली के रूप में जाना जाता है। मधुबनी चित्र शैली दो प्रकार के होता है, भित्ति चित्र और अरिपन चित्र, भूमि चित्र जिसे बोलते हैं। मधुबनी चित्र शैली दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? भित्ति चित्र और अरिपन चित्र, भूमि चित्र। अब है भित्ति चित्र। इसके अंतर्गत गोसाई घर एवं कोहबर घर में चित्र बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत गोसाई घर और कोहबर घर में चित्र बनाए जाते हैं। गोसाई घर के चित्र में धार्मिक चित्रों को बनाया जाता है। गोसाई घर के चित्रों में धार्मिक चित्रों को बनाया जाता है, जिसमें सीताराम, शिव पार्वती, राधा कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। गोसाई घर में चित्र में धार्मिक चित्रों को बनाया जाता है, जिसमें सीताराम, शिव पार्वती, राधा कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। अब कोहबर घर में चित्र कामुक प्रकृति की होती है। कोहबर घर में चित्र कामुक प्रकृति की होती है, जिसमें रति, कामदेव, यक्षिणी, स्त्री पुरुष के अंगों के चित्र बनाए जाते हैं। कोहबर घर में चित्र कामुक प्रकृति की होती है, जिसमें रति, कामदेव, यक्षिणी, स्त्री पुरुष के अंगों का चित्र बनाए जाते हैं। अब है अरिपन चित्र। अरिपन को घर के आंगन में या चौखट के पास जमीन पर बनाए जाते हैं। अरिपन को घर के आंगन में या चौखट के पास जमीन पर बनाए जाते हैं। इन चित्रों को कूटे हुए गीले चावल, पिठार में रंग मिलाकर उंगली से बनाया जाता है। यानी अरिपन चित्र जो होता है, चित्रों को कूटे हुए गीले चावल में रंग मिलाकर उंगली से बनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला को प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय रेलवे ने जयंती जनता एक्सप्रेस के साथ अन्य रेलगाड़ियों को भी इस चित्रकारी को लगाया है। मधुबनी चित्रकला को प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय रेलवे ने जयंती जनता एक्सप्रेस के साथ अन्य रेलगाड़ियों में भी इन चित्रकारी को लगाया है। अब मधुबनी रेलवे स्टेशन 10,000 स्क्वायर फीट में मिथिला पेंटिंग की कलाकृति की गई है। यह एक विश्व रिकॉर्ड है। मधुबनी चित्रकला मुख्यतः मधुबनी, भवानीपुर, रैयत,
जितरपुर आदि में बनाया जाता है। जापान के तोकामाची शहर में मधुबनी चित्रकारी के लिए संग्रहालय भी बनाया गया है। जापान के तोकामाची शहर में मधुबनी कला के लिए संग्रहालय भी बनाया गया है। पद्म श्री सीता देवी, पद्म श्री भगवती देवी, महासुंदरी देवी, भारतीय दयाल गंगा देवी, हीरा देवी, आशा देवी, शांति देवी, कौशल्या देवी आदि मधुबनी चित्रकला की महान कलाकार हैं। अब मधुबनी चित्रकला शैली की चित्रकार श्रीमती सुभद्रा देवी 2023 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। मधुबनी चित्रकला शैली की चित्रकला में श्रीमती सुभद्रा देवी को क्या किया 2023 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। यही है मधुबनी पेंटिंग, क्या है? यही है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला। अब है पटना शैली, पटना कलम। पटना कलम शैली को इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है, यानी पटना कलम शैली को इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है। पटना कलम शैली को पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। इस शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार ईश्वरी प्रसाद थे। कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। पटना कलम शैली का विकास 18वीं सदी में के मध्य मुगल दरबार में हुई थी। पटना कलम शैली का विकास 18वीं सदी के मगध मुगल दरबार में हुई थी। कालांतर में मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत दरबारी कलाकारों ने पटना की ओर पलायन किया और इसी क्षेत्र में इस शैली का विकास हुआ। पटना कलम शैली में गहरे नीले, गहरे लाल, गहरे भूरे तथा हल्का पीला रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब इस शैली के तहत सामान्यतः आम जनजीवन से संबंधित चित्र बनाए जाते थे, जैसे पर्व त्योहार, व्यक्ति विशेष, जीव जंतु आदि। इस शैली के अधिकांश चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आता है। इस शैली की चित्रकला कागज या हाथी के दांत पर भी बनाया जाता है। इस शैली का चित्रकला कागज या हाथी के दांत पर भी बनाया जाता है। अब पटना कलम शैली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र शिवलाल द्वारा निर्मित मुस्लिम निकाह का चित्र, यमुना प्रसाद द्वारा चित्रित बेगम की शराबखोरी का चित्र, माधोलाल द्वारा निर्मित रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र, महादेव लाल के द्वारा निर्मित गंधारी चित्र आदि हैं। प्रमुख चित्रकार सेवक राम, प्रथम कलाकार हुलासलाल, पशु पक्षी चित्रण को माहिर जयराम दास, श्याम कलम के माहिर फकीरचंद लाल शिवलाल हैं। महिला कलाकार दक्षो बीबी, सोना बीबी। अब पटना कलम शैली, यही तो है पटना कलम शैली, ठीक है। मंजूषा शैली अब देखते हैं। मंजूषा कला का विकास प्राचीन अंग क्षेत्र में हुआ, जो आज बिहार का भागलपुर क्षेत्र है। इसमें सनई की लकड़ी, जूट, बांस एवं कागज से मदिरनुमा आकृति का निर्माण किया जाता है, जिसे मंजूषा कहा जाता है। कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के चमत्कारी कृत्य और बहुल्ला नाम की महिला की अपने पति के प्रति भक्ति के बीच हुई। इस शैली के पात्रों का हमेशा बायां भाग ही चित्रित किया जाता है। कौन? मंजूषा शैली में। इसमें केवल गुलाबी, हरा और पीला रंग शामिल है। मंजूषा शैली बिहुला विषहरी की प्रेम कथा मुख्य विषय है। इसे सर्प चित्रकारी भी कहते हैं। चक्रवर्ती देवी व निर्मला देवी प्रमुख चित्रकारी है, जिन्हें सीता देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब है सांझी कला शैली। सांझी कला शैली उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की प्रचलित चित्रकारी शैली है। ब्रज के अलावा पटना और उसके आसपास भी यह प्रचलित है। अब इस शैली के अंतर्गत अल्पना, रंगोली, अरिपन आदि बनाए जाते हैं। इस शैली में चटख रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब है साझी कला शैली। अब बिहार के प्रमुख लोक नाटक प्रमुख तत्व विदेशिया। भोजपुरी क्षेत्र में लोकप्रिय पुरुषों द्वारा अभिनीत
इस लोक नाट्य शैली के पिता के रूप में भी भिखारी ठाकुर को जाना जाता है। अब इस नाट्य शैली में सामाजिक भेदभाव के मुद्दे को उठाया जाता है। उदाहरण है ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि। इस नाट्य शैली में स्त्री पुरुष पात्रों की भूमिका पुरुष कलाकार की ही करते हैं। अब डोमकच के बारे में जानते हैं। डोमकच यानी इस नाट्य शैली में महिलाएं परिहास से परिपूर्ण पारिवारिक उत्सवों पर इस नाट्य का प्रदर्शन करती है। इसमें हास परिहास के साथ अश्लील भाव भंगिमा एवं शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। यह नाट्य शैली मिथिला क्षेत्र में लोकप्रिय है। अब जट जटिन, यह लोक नाटक जट जटिन के दाम्पत्य जीवन से संबंधित है। इस लोक नाटक का प्रदर्शन केवल अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। अब इस लोक नाटक में प्यार विरह गुस्सा आदि की प्रस्तुति की जाती है। इस लोक नाटक को सावन से कार्तिक माह के पूर्णिमा तक की जाती है। अब समा चकेवा लोकनाट्य कार्तिक शुक्ला सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। अब इस लोकनाट्य को सिर्फ बालिकाएं करती हैं। इस लोकनाट्य के पात्र सामा एवं चकेवा के मिट्टी से बनाया जाता है। इस लोकनाट्य में प्रश्न उत्तर के रूप में गीतों का गाया जाता है। यह लोकनाट्य मिथिला क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है। अब है कीर्तनिया। इस लोकनाट्य में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीर्तन भक्ति गीत के माध्यम से किया जाता है। यह भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की जीवन से जुड़े हुए घटनाओं का भावपूर्ण प्रदर्शन किया जाता है। अब है भकुली बंका। यह सावन से कार्तिक माह तक चलने वाला लोकनाट्य है। इस लोकनाट्य में जट जटिन के रूप में नृत्य किया जाता है। अब है भकुली बंका जट जटिन के साथ ही मनाया जाता है। अब बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है प्रमुख तथ्य है। अब लौंडा नृत्य, इसका अन्य नाम बबुआ नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः भोजपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। अब इसमें पुरुष स्त्रियों के श्रृंगार कर स्त्री रूप धारण कर नाट्य करते हैं। अब धोबिया नृत्य कौन है? धोबिया नृत्य। यह नृत्य भोजपुरी क्षेत्र के धोबी समाज में प्रचलित है। इस नृत्य को विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। अब झिझिया नृत्य। दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य होता है झिझिया नृत्य। इसमें महिलाएं राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा प्रसंग पर आधारित गीत गाकर नृत्य करती है। इस नृत्य को ग्रामीण महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। अब झिझिया नृत्य मुख्यतः बारिश कराने के लिए भगवान को प्रसन्न करने वाली एक कर्मकांडी नृत्य है। अब झरनी नृत्य कौन है? झरनी नृत्य। यह एक तरह का शोक नृत्य है। झरनी नृत्य एक तरह का शोक नृत्य है। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम नर्तकों द्वारा शोक गीत गाते हुए किया जाता है। अब करिया झूमर। इस नृत्य को महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। करिया झूमर होता है। इस नृत्य को महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें महिलाएं एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चारों तरफ गोल गोल घूमती है। अब विद्यापति नृत्य। यह नृत्य पूरे मिथिला क्षेत्र खासकर पूर्णिया में प्रचलित है। इसमें मिथिला के महान कवि विद्यापीठ के पदों को गाते हुए सामूहिक नृत्य किए जाते हैं। अब कठगोड़वा नृत्य। यह नृत्य विशेषकर पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में प्रचलित है। इसमें लकड़ी और बांस की एक रंग बिरंगी घोड़े जैसी आकृति तैयार और नर्तक अपने कमर में बांधकर नृत्य करते हैं। अब नृत्य के दौरान
यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इस नृत्य को मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अब है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य यह युद्ध भूमि से संबंधित नृत्य है। छऊ नृत्य, इस नृत्य की प्रमुखता पुरुष नृत्य द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य में श्रृंगार रस की प्रमुखता होती है। अब है पवड़िया नृत्य। कौन होता है? पवड़िया। पवड़िया नृत्य का आयोजन बच्चों के जन्म के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें घाघरा पहनकर पवड़िया नर्तक द्वारा सोहन खिलौना गीतों पर नृत्य किया जाता है। अब है खोलडीन नृत्य। इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अब है कजारी नृत्य। इस नृत्य को मुख्यतः मानसून के दौरान किया जाता है। मानसून के दौरान गाए जाने वाले गीत को कजरी नृत्य एवं इस गीत पर आधारित नृत्य को कजारी नृत्य कहते हैं। अब है कर्मा नृत्य। कौन है? कर्मा नृत्य। मुंडा एवं उरांव आदिवासियों द्वारा फसल की बुआई एवं कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य होता है कर्मा नृत्य। इसके क्षेत्र मुख्यतः बांका एवं पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह राग प्रचलित है। बेतिया निवासी नवल किशोर सिंह उस राग को रचयिता है। अब है पूर्वी राग। इस राग के गीतों के माध्यम से पति वियोग में रहने वाली नारियां अपने दर्द एवं वियोग का वर्णन करती है। इस राग का प्रादुर्भाव बिहार के सारण जिले से हुआ था। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख लोकगीत। लोकगीत प्रमुख तथ्य: संस्कार गीत, जीवन के विभिन्न शुभ अवसरों पर गाया जाता है संस्कार गीत, जैसे विवाह, जनेऊ, गौना आदि में गाया जाता है संस्कार गीत। अब है पर्व गीत। राज्य में विभिन्न पर्वों पर, त्योहारों पर अवसर पर गाया जाता है कौन? पर्व गीत, जैसे दीपावली, होली, मधुश्रावणी आदि। अब है ऋतु गीत। राज्य में ऋतुओं के अनुसार गाए जाने वाले, जैसे फगुआ, चतुर्मासा, चैत गीत आदि ऋतु गीत है। जातीय गीत, विभिन्न जातियों द्वारा अपने जाति संबंधी गाए जाने वाला गीत है जातीय गीत। गाथा गीत कौन है? लोक गाथाओं पर आधारित गीत है गाथा गीत। अब है पेशा गीत, यानी राज्य में विभिन्न पेशे के लिए लोग अपने कार्य करते समय गीत गाते हैं, जैसे रोपनी, कटनी, छत की ढलाई आदि में। अब है बिहार के प्रमुख मेला प्रमुख तथ्य: मकर मेला। आयोजित स्थल राजगीर, नालंदा। अवसर मकर संक्रांति पर। अवधि 7 दिन चलता है मकर मेला। अब है सिद्धेश्वर मेला। आयोजन स्थल शिव मंदिर, मधेपुरा। अवसर होता है शिवरात्रि के 7 दिन तक। फरवरी होता है मार्च में आयोजन। अब है सोनपुर पशु मेला। आयोजन स्थल सोनपुर में। अवसर होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अवधि होता है 1 महीना, अक्टूबर नवंबर में आयोजित होता है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला गंगा गंडक से संगम पर आयोजित किया जाता है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई। यह चंद्रगुप्त मौर्य 340 से 297 ईसा पूर्व गंगा में नदी के पार हाथी और घोड़ा खरीदते थे। अब है सौराठ मेला। कौन है? सौराठ मेला। आयोजित स्थल सौराष्ट्र, मधुबनी। सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था। दहेज रहित विवाह का उत्तम उदाहरण है। अब है पितृपक्ष मेला। आयोजन स्थल गया। हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति हेतु फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। अब प्रत्येक वर्ष सितंबर से अक्टूबर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। पिंडदान समारोह का इतिहास भगवान बुद्ध के समय से चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गया में पहला पिंडदान किया था। अब है तुर्की मेला। आयोजन स्थल मुजफ्फरपुर। अवसर है शिवरात्रि। अवधि है 6 दिन। इस मेले का आयोजन फरवरी मार्च में किया जाता है।
अब बांसी मेला, आयोजन स्थल बांका, अवसर होता है मकर संक्रांति, अवधि होता है 5 दिन का। अब हरदी मेला, आयोजन स्थल मुजफ्फरपुर, अवसर होता है शिवरात्रि के दिन, फरवरी मार्च में आयोजित होता है। अब विवाह पंचमी मेला, आयोजन स्थल सीतामढ़ी, अवसर होता है सीताराम का विवाह का दिन, अवधि होता है 7 दिन। चैत माह के शुक्ल पक्षी में नवमी तिथि के आयोजित किया जाता है। अब पुस्तक मेला, आयोजन स्थल गांधी मैदान पटना, विभिन्न पुस्तक प्रकाशकों द्वारा आयोजित होता है, वर्ष होता है अंतिम में आयोजित होता है। मंदार मेला, आयोजन स्थल मंदार पहाड़ी बांका, अवसर होता है मकर संक्रांति में। अब सिमरिया मेला, आयोजन स्थल होता है सिमरिया घाट बेगूसराय, अवसर होता है कार्तिक माह में सूर्य से उत्तरायण होने पर आयोजित होता है। अब बिहार के प्रमुख महोत्सव, ठीक है, चलिए देखते हैं बिहार के प्रमुख महोत्सव के बारे में। महोत्सव आयोजन स्थल, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव कहाँ होता है? बोधगया में। वैशाली बौद्ध महोत्सव, वैशाली महोत्सव कहाँ होता है? वैशाली में। हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर वैशाली। विक्रमशिला महोत्सव भागलपुर में। तपोवन महोत्सव गया में। राजगीर महोत्सव राजगीर नालंदा में होता है। अब पावापुरी महोत्सव कहाँ होता है? पावापुरी में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महोत्सव कहाँ होता है? डुमराव में। वाच्य सौपति महोत्सव कहाँ होता है? मधुबनी में। दिनकर साहित्य उत्सव कहाँ होता है? समरिया बेगूसराय। जय मंगला गढ़ महोत्सव कहाँ होता है? बेगूसराय। किन्नर महोत्सव कहाँ होता है? पटना में। मंदार महोत्सव कहाँ होता है? बांका में। अब महोत्सव आयोजन स्थल, देव महोत्सव कहाँ होता है? औरंगाबाद में। गजना महोत्सव कहाँ होता है? नवीन नगर औरंगाबाद। चंपारण महोत्सव कहाँ होता है? चंपारण में। सीताकुंड महोत्सव कहाँ होता है? सीताधाम पूर्वी चंपारण। अंग महोत्सव कहाँ होता है? मुंगेर में। विश्वामित्र महोत्सव कहाँ होता है? बक्सर में। ब्रह्मपुत्र महोत्सव कहाँ होता है? बक्सर में। अब ब्रह्मपुत्र महोत्सव बक्सर में। वाल्मीकि महोत्सव बेतिया पश्चिमी चंपारण में। नंदनगढ़ महोत्सव मेला बेतिया पश्चिमी चंपारण। केसरिया महोत्सव मोतिहारी पूर्वी चंपारण। विद्यापति महोत्सव विद्यापति नगर समस्तीपुर। बीरकुंवर सिंह महोत्सव आरा में। जयप्रकाश नारायण महोत्सव सितरा दियार सारण में होता है। चलिए अगला चैप्टर है बिहार का पर्यटन, अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।